नमस्कार दोस्तों, जयंतने की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों क्रेमर रूल। आपके सिलेबस में दोस्तों ये टॉपिक मौजूद है, तो इस पर बेस क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो आज क्रेमर रूल के बारे में जानेंगे, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको रैंक मेथड के बारे में बताया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो आज रैंक मेथड पर बेस भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में इस इंपॉर्टेंट सेशन को शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आप मुख्य आरक्षी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूके ट्रिपल ने अभी हाल में ही सिलेबस जारी कर दिया है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियोस भी बना रहे हैं। तो आप मुख्य आरक्षी परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी ये चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रेमर रूल के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जैसे दो पार्ट में हमने उसको कैटेगराइज किया था, एक होमोजीनियस थी, एक आपकी नॉन होमोजीनियस थी। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन के दोस्तों हमने आपको अलग अलग तरीके बताए थे। एक तो होता है कि हम ए इनवर्स की मदद से निकाले, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बताऊं। जैसे ए एक्स बराबर बी, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकाल सकते हैं। एक तो ये दोस्तों एक ओल्ड मेथड है जो कि जनरली यूज की जाती है, ये तो पहली मेथड थी। दूसरी जो मेथड थी दोस्तों वो थी रैंक मेथड। ठीक है, इनके बारे में मैं दोस्तों आपको डीपली बता चुका हूं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले पुरानी वीडियोस देखिए, फिर यहां पर आइए, तब जाके आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज हम जो दोस्तों जो तीसरी मेथड है जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल के बारे में आज हम डीपली जानेंगे। तो पहले मैं काम करता हूं, उसको थोड़ा मिटा देता हूं, फिर जाके हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं भाई क्रेमर्स रूल होता क्या है। देखिए सबसे पहले लेट हमारे पास दोस्तों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ बात करते हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की। ठीक है, तो एक्स बराबर बी हमारे पास दोस्तों सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर ए क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। एक्स क्या है दोस्तों, ये अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये बी आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह से दिखाते हैं। ए आपका क्या है, यहां पर ध्यान रखना है ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ध्यान रखना कि यहां पर जो क्रेमर रूल है दोस्तों, हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, तो ये डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये आपकी क्या होगी, एक्स वाली क्या होगी, एन क्रॉस वन की कॉलम मैट्रिक्स होगी, और ये बी वाली भी क्या होगी, एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आप एन क्रॉस एन को जब एन क्रॉस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्रॉस वन आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपकी सुविधा के लिए एक छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर इस रूल को क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं 3x3 से शुरू करता हूं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो इस तरह का है। ठीक है, a1 b1 c1, सॉरी यहां पर आएगा एक्स वाई जेड मान लेते हैं हमारे पास अननोन वेरिएबल है, बराबर है d1। ठीक है, इसी तरह से अगला हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। ठीक है, इसी तरह से ये हो जाएगा भाई a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर है d3। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पर आपके पास तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, और ये सारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्योंकि इनकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, और ध्यान रहे ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। अगर यहां पर इस वाले पार्ट में जीरो हो जाए, यानी कि अगर x बराबर जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। अब आप दोस्तों यहां पर से जब इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो किस तरह से आएगी, ये देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों हमारे पास है 3x3 की मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने बोला है n क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पर से आएगा भाई, ये आएगा x y z जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ये भी आप एक्चुअली कितना है 3x1, एंड एक्चुअली ये बराबर होगा d1 d2 d3, जो कि एक्चुअली क्या होगा 3x1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया, ये है a, ये है x, और ये मान लेते हैं b। ठीक हो गया, तो दोस्तों अब यहां पर से हमने कुछ टर्म्स एंड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो क्रेमर्स रूल है, क्रेमर्स रूल में दोस्तों हमें जरूरत होती है d, d1, d2 एंड d3 की। ठीक हो गया, अब दोस्तों d क्या है, d का मतलब क्या है दोस्तों, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि जो d की वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, d की वैल्यू होगी, इसका आपने क्या कर देना है, डिटरमिनेंट निकाल देना। आपके सामने जो a दिख रहा है ना, इसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि a1 b1 c1। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इस रूल को समझ सकते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पर जाइए। देखिए दोस्तों, जहां जब मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर आपके इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल जैसा होता है ना, कि मैट्रिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, तो उतना समय वेस्ट नहीं होता। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, कि अगर ये d1 ये है तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा जो आपकी
एनालिटिकल जो समझ है ना उसको आपने विकसित करना है, ठीक है, इसीलिए हम इसको करवाते हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूं, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतने लंबे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें उसको समझना है, हमें जो इसके पीछे की थ्योरी है उसको समझना है, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं अब आगे। अब देखिए जो D1 है, व्हाट इज D1, यहां पर बात हो रही है। देखिए ये D1 क्या है, देखिए D1 का मतलब यह है कि ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो आपको इस वाली जो ये D1 का मतलब क्या है, ये जो कॉलम 1 है इसको आपने इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो आपकी बी मैट्रिक्स है, इसका जो कॉलम है इसको आपने इससे रिप्लेस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहां से D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से हो जाएगा भाई A1 A2 A3 की जगह पर आपने क्या रख देना है, D1 D2 D3, और बाकी सब सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी कि जो डिटर्मिनेंट 1 है, यानी कि जो D1 है, वो हमें मिलता है अगर हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके कॉलम 1 को रिप्लेस कर दें B से, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए होगा, D2। अब आप लगाइए अंदाजा क्या हो सकता है भाई, D2 क्या हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो बाकी सब एज इट इज रहेंगे, यानी कि A1 A2 A3, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा भाई, D1 D2 D3, और बाकी सब सेम रहेगा C1 C2 C3, ठीक हो गया। इसी तरह से अब इसको जब इससे रिप्लेस करेंगे D1 D2 D3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, कैपिटल D3 मिल जाएगा। ध्यान रहिए सबके सबके हैं डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि हो जाएगा भाई A1 A2 A3, ये हो जाएगा यहां पर B1 B2 B3, एंड यहां पर हो जाएगा भाई D1 D2 D3, ठीक है। ये इस तरह से हमने यहां पर हमें D1 D2 D3 निकालने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर से हमारा रूल स्टार्ट होता है। एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर घचर पचर हो जाएगी। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूं, इस वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले एम होता है क्रेमर्स रूल में D1 D2 और D3 को निकालना, ठीक हो गया। तो दोस्तों यहां से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए जो हमारा जो अननोन वेरिएबल्स होता है d होता है, x की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है D1 अपॉन D, ठीक हो गया। इसी तरह से जो y की वैल्यू होती है वो होती है D2 अपॉन D, और जो z की वैल्यू होती है वो होती है D3 अपॉन D। तो यही दोस्तों क्या होता है, क्रेमर रूल होता है। सिंपली आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको x y z की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे। डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या, एक नंबर ही तो होता है ना, तो बस एक नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि D1 अपॉन D निकालेंगे, D2 अपॉन D निकालेंगे, D3 अपॉन D निकालेंगे, तो आपको आसानी से ये आपका क्रेमर रूल की मदद से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें क्या करना है, D1 D2 D3 निकालना है, और हमें सिंपली क्या कर देना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल देना है, ठीक है। बस यही इसमें रूल है, ठीक है। अब इस रूल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई एक्चुअली क्या है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक है, कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पहला केस नंबर 1, ठीक। केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि अगर ये जो डिटरमिनेंट आपने निकाला, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जब आपने डिटरमिनेंट निकाला तो वो 0 के बराबर ना आए, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं आता है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि जो सिस्टम है उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों अपने आप में क्या होगी, यूनिक होगी। और ये जो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ये दोस्तों हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो भाई पहला केस क्या होना चाहिए कि अगर ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम इजिली एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। अब केस टू क्या है, केस 2 में ये हो सकता है कि भाई डी की वैल्यू 0 आ जाए, हो सकता है कि डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो दोस्तों इस केस में अगर D1 D2 D3 अगर ये तीनों भी 0 होंगे तो सिस्टम में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ध्यान रहे कि मैंने आपको क्या बोला है, टर्मिनोलॉजी सीखनी है। ये चीजें ज्यादातर आ सकती हैं एमसीक्यू पर, समझ रहे ना, कि आपसे पूछ लेगा कि भाई इफ इन केस डी डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा सिस्टम में, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, ना फाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर आते हैं क्रेमर्स रूल पर बेस्ड, ठीक है।
क्वेश्चन आ जाए वो बहुत कम आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2x2 मैट्रिक्स का आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर क्रेमर्स रूल पर इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि इसकी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों केस में क्या है, ये कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वो यूनिक होगा चाहे वो इनफाइनाइट होगा। अब दोस्तों यहां पर से निकल कर आएगा केस 3। केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 क्या हो सकता है कि भाई d बराबर 0 आ जाए और इन तीनों में से एक भी, इन तीनों में से एक भी, या तो d1 आ जाए या d2 आ जाए या d3 आ जाए, इन तीनों में से एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इन d1 d2 d3 में से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, सारे के सारे जीरो होंगे तभी जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर d बराबर 0 होगा। इन दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर d does not equal to 0 सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर d बराबर 0 लेकिन d1 d2 d3 0 आ जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर d बराबर 0 होगा तो d1 d2 d3 में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो किसके लिए हमने पढ़ा दोस्तों, ये पढ़ा हमने नॉन होमोजीनियस के लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है, नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, होमोजीनियस के लिए, होमोजीनियस के लिए। ठीक है, होमोजीनियस के केस में क्या होगा, होमोजीनियस के केस में क्या होता है भाई, ax बराबर होता है 0। ठीक है, ax बराबर 0 होता है। उस केस में भी दोस्तों वही रहेगा, क्या रहेगा देखिए, इस केस में भी यही रहेगा कि हम क्या करेंगे दोस्तों, d1 निकालेंगे, पहले हम d निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे और d3 निकालेंगे। ठीक है, अब बात देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहला जो केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होगा कि अगर d डज नॉट इक्वल टू 0, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो भाई अगर d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है तो उस केस में क्या आएगा, ऑफ कोर्स यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों आएगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। सिस्टम में ध्यान रखना, हमेशा होमोजीनियस में कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। तो ये जो केस नंबर 3 है यहां पर देख सकते हैं, तो ये वाला कौन सा है, इनकंसिस्टेंट वाला है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि यहां पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी। अब जो केस नंबर 1 है यहां पर, तो ये आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस में क्या होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, अगर d बराबर 0 आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो d1 d2 d3 हैं वो क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। ध्यान रहे कि यहां पर d1 d2 d3 ऑलरेडी क्या है, 0 है। ठीक है, ये तीनों 0 है। ठीक है, अब आप बताइए जो d1 था वो क्या था, वो d1 ये था, देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स है यहां पर क्या होगी, 0 0 0 होगी। ठीक है, यानी कि आप अगर देखें तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स देखें तो ये इस तरह की मैट्रिक्स होगी, बराबर 0 होगा। अब आपको पता है कि जो d1 है, d1 कैसे मिलता है, अब आपने ये जो b वाली जो मैट्रिक्स है इसको आपने रिप्लेस करना होता है पहले वाले में, है ना। तो भाई आपके पास जो d1 आएगा डिटरमिनेंट, वो तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, d2 भी 0 आ जाएगा, d3 भी 0 आ जाएगा। हमें अभी तो हमने रूल पढ़ा ना कि भाई जो d1 होता है वो हमें कैसे मिलता है, हमें पहले वाले कॉलम को इस 0 0 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही जो d2 मिलेगा दूसरे कॉलम को 0 0 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। तो अब आपको पता है कि भाई जो डिटरमिनेंट में अगर एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहां पर से तो ऑब्वियस है कि भाई जो d1 d2 d3 है वो हमेशा 0 होने वाले हैं। तो बस आपको ये चेक करना है कि d डज नॉट इक्वल टू 0 है या d बराबर 0 है। अगर d बराबर 0 है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि यहां वाली कंडीशन यही कहती है अगर d बराबर 0, d1 d2 d3 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस का तो केस सीधा सीधा है, अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर d बराबर 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस ये आपको दो क्राइटेरिया है कंसिस्टेंसी के। ठीक है, यहां पर आपको बस यही चीजें चेक करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंसी। और इसके अलावा ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। तो क्रेमर रूल पर आधारित दोस्तों इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नॉन होमोजीनियस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर होमोजीनियस वाला का आपको आइडिया बता देंगे। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, ये है आपके पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ क्रेमर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, d d1 d2 और d3 निकालना होगा।
ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जो D होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। तो देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 5 -7 1, ठीक है, 6 -8 -1, ठीक, 3 2 एंड -6। यहां पर तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले D की वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट को कैसे खोला जाता है। 5 खोलेंगे, यहां से ये और ये कट जाएंगे, तो 8 छिके होता है 48, -2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा -7, माइनस का क्योंकि यहाँ पर साइन ऑलरेडी -7 है, यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो ये और ये जाएंगे, तो 6 छिका होता है 36, माइनस का हो जाएगा +3, ठीक है। डिटरमिनेंट खोलना मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से डिटरमिनेंट को खोला जाता है, इसको आप खोल लीजिए। यहाँ से आ जाएगा +1, ये और ये जाएंगे, तो 6 दूनी होता है 12, 8 यहाँ हो जाता है 24 प्लस में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणा 48 + 2 यानी कि हो गया भाई 50, और +7 ये तो हो जाएगा भाई -33, प्लस 4 2 6 2 और 3 36, तो ये हो जाएगा भाई 250, 250 माइनस 7 या 21, 2 7 या 21 और 2 कितना हो गया भाई 23, 231 हो जाएगा, ठीक है, +36, ठीक है। तो यहां पर से देख लेते हैं कि भाई 50 में से बस सिंपली क्या करना है, 50 में से 31 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 9 और 6 हो गया 15, और 1 3 और 1 4 1 5, तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल कितना आ गया है, 55। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी फिलहाल वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आप इसको एक काम करना, D की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। चलो यहाँ पर आ गया D बराबर 55, D बराबर आ गया 55, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है D1। D1 का पहले मैंने आपको बताया, इसको आपने किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, D1 की वैल्यू आ जाएगी 11 15 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -7 -8 और 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 एंड -6, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा भाई 11 गुणा, फिर वही 48 + 2, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, -7 की जगह पे आ जाएगा +7, ठीक है। और ये आ जाएगा -90 + 7, ठीक है, +1 30 + 56, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आ जाएगा भाई उतना ही 50 × 11 यानी कि 550 माइनस 581 + 86, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप क्या निकालेंगे दोस्तों, D2 निकालेंगे, ठीक। तो D2 में आपने को क्या करना पड़ेगा, इस वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 5 6 3, यहाँ पर आ जाएगा 11 15 और 7, और ये आ जाएगा 1 -1 एंड -6, ठीक है। अब सिमिलरली इसको निकालेंगे, तो भाई D2 को किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 -90 + 7 -11 इंटू -36 + 3 +1 42 - 45, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा भाई -83 यानी कितना हो गया, -415, ठीक है, -11 गुणा 33, 11 गुणा 33 कितना हो जाएगा 363, ठीक, माइनस ये हो जाता है 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, -415, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर माइनस का प्लस होना था, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, बाहर से प्लस है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस, तो ये जाएगा -55,
ठीक है। इसी तरह से अब आप क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो D3 क्या होगा, अब आपको इससे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे, बस थोड़ा सा लेंदी से होंगे क्वेश्चन ये। 5 6 3 -7 -8 -2 +2 मतलब, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 11 15 और 7, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -56 -30, ठीक, +7 × 42 -45 +11 × 12 +24। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -430 -21 +396, ठीक है। कॉपी पेन हमेशा साथ में रखें यहाँ पर, ठीक है। तो -55 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई हमें देखिए D1 D2 D3 हमें मिल चुके हैं, ठीक। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है, हमें निकालना है x। तो यहाँ ऊपर कर लेता हूँ मैं, x बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है D1/D। तो D1/D है, तो D1 की वैल्यू कितनी है 55 बट्टे D की वैल्यू कितनी है 55, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी D2/D। D2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है -55, तो -55 बट्टे 55, यानी कि कितना हो गया -1। इसी तरह से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। z की वैल्यू क्या हो जाएगी D3/D, तो -55 बट्टे 55, यानी कि कितना हो गया -1। तो क्लियर है यहां से कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है -1, x y z। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये सॉल्यूशन कैसा है दोस्तों, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहां पर है d डज नॉट इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है दोस्तों किसके बराबर है, 55 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्रेमर रूल की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रैंक मेथड पर आधारित क्वेश्चन। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको रैंक मेथड बताई थी, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताए थे। प्रोसेस मैंने पूरी पिछली वीडियो में बता रखी है, आप पिछली वीडियो देखिए तब जाके यहाँ पर आइएगा, क्योंकि तभी जाके आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हमने इस क्वेश्चन की हमने कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है कि भाई क्या होगा, इसका कंसिस्टेंट होगी नहीं होगी, सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम रहेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को निकालना। देखिए ax बराबर b की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो दोस्तों वो ये है 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम क्या निकालते हैं। ये आपके पास b है, b आप देख सकते हैं, मैं b को भी लिख देता हूं। b है आपका -3 -2 एंड 7, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम निकालते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है वो दोस्तों किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से लिखी जाती है, a और यहाँ पर कॉलन आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा भाई 1 1 1 3 1 -2 2 4 7, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कॉलन बनाइए, ये और यहाँ पर आ जाएगा -3 -2 एंड 7, ठीक हो गया। ये आपके दोस्तों आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। अब दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालने की, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, रैंक निकालनी है दोनों मैट्रिक्स की, और रैंक के अकॉर्डिंग ही हम अपना आगे क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। अब मैंने आपको रैंक निकालने की बहुत ही बेहतरीन मेथड बताई है, वो है इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म भी हम पहले बता चुके हैं, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इक्लॉन फॉर्म में दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ वाले पार्ट को 0 करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ वाले पार्ट को, फिर यहाँ वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R2 -3R1, पहले तो आप ये लगाएंगे, इसके अलावा आप लगाएंगे R3 -2 ऑफ R1, ठीक है। साथ साथ इसमें लगते हुए चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1 और यहाँ पर रहेगा -3, ठीक। ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आप लगाइए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, 3 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा,
1 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। और 4 यहाँ से 4 में से 2 से 2 मतलब 2 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, -3 करेंगे -2 मतलब -2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो -2, अगर -2 में से अगर आप -3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, -5। इसी तरह से यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 3 3 होता है 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी होता है 6, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13, ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म ऐसे ही होती है, ठीक। तो इक्लॉन फॉर्म में आप क्या कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर -2 -5 है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। किसको ऐड करना है, देखिए R3 में R2 को ऐड कर देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 1 1 1 -3 0 -2 -5, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाना है 0, ठीक है। और ये हो गया 7 और 13 और 7 हो जाता है 20, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आ गई आपकी इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म को आप किसी भी तरीके से 0 नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये दोस्तों अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से a निकालूं तो a की जो रैंक है, देखिए जो ये वाला पार्ट है वो a है, इतना वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो इतना वाला पार्ट है दोस्तों वो a है, ठीक है। तो क्लियरली है कि जो a है, a को जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो इस तरह से किया 1 1 1 0 -2 -5 एंड 0 0 0। तो क्लियरली है कि जो यहाँ से रैंक ऑफ a निकल के आई, तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्लॉन फॉर्म होती है तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, कितनी नॉन जीरो रो है, इसमें 2 है। तो एक्चुअली जो रैंक ऑफ a है वो 2 है, ठीक है। अब दोस्तों ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप अगर इसमें देखें तो ये इसकी इक्लॉन फॉर्म है, तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो कितनी है, 1 2 और 3, पूरा मिला, पूरा साथ लेंगे ना। तो यहां पर देखिए ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी। तो यानी कि जो दोस्तों रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो तो एक्चुअली 3 है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक हो गया। यानी कि जो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है और इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो 3 है, लेकिन रैंक ऑफ ए 2 है। तो हम यहां से इस तरह से रैंक मेथड की मदद से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, रैंक मेथड की मदद से इसकी कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है, ठीक है। मतलब बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। ध्यानपूर्वक इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर है 3 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, y वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और z का क्या हो जाएगा, -1। ऐसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है, z वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा तो ऑफ कोर्स उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 रहा होगा। इस तरह से आप इसको बना देंगे, ठीक है। अब b जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो यहाँ पर ही है 2 -1 एंड 3, ठीक हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर से आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3 -1 -2 और यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे 2 2 0 -1 और -1, ठीक है। 5 -5 एंड 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसको मैंने पहले ही बोला इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लॉन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 0 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 0 चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर 0 चाहिए। तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को 1 करना पड़ता है पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको 1 कर लेता हूँ। तो मैं इसको 1 कैसे करूंगा, मैं 3 में से 2 को माइनस कर देता हूँ तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ R1 - R2, पहला तो ऑपरेशन में ये लगा लेता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से एक काम करते हैं, 3 में से R1 - R2 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या होता है,
ये हो जाएगा भाई 1, यहाँ पर तो हो जाएगा -1। अब देखिए ये हो जाएगा -1। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप -2 -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। इसको एज इट इज रहने दो, 2 0 -1 और ये हो जाएगा भाई 5 -5 0 एंड 3, ठीक हो गया। यहाँ तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को 0 बनाना है, इस वाले पार्ट को 0 बनाना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्राइटेरिया रख सकते हैं हम। देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, आप क्या करिए, R2 माइनस ट्वाइस R1 करिए और R3 माइनस 5 R1 कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1, देखिए ये और 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने उसी तरह से उसको सेट किया, ठीक। अब यहाँ पर तो आप ऐसे ही रहने दो, -1 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि -2 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो -1 -6 दैट इज -7, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप -5 कर रहे हैं, -5 एक्चुअली क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो +5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 3 होता है 15, ठीक। 3 में से अगर आप 15 करेंगे तो -12 ये निकल कर आता है, ठीक है। ठीक है, 5 3 15 होता है ना, तो 15 में से आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को भी अपने स्तर पे चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर तो जाएगा भाई 5 में से 5 गया आपका 0 हो जाएगा, -5 में से -5 0, यहाँ पर -5, 0 में से -5 और 15, यानी कि 3 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आपने इस वाले को 0 करना है, ठीक है, अब आप इसको 0 करने का कोई भी तरीका यहाँ पर नजर नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको 0 करने जाएंगे तो फिर यहाँ पर कोई आ जाएगा, मतलब आप इस रो को पूरी तरह से 0 नहीं बना सकते, ठीक है। जितना होना था हो दिया, मतलब आप इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इस पे, ठीक है। तो दोस्तों ये इक्लॉन फॉर्म आ चुकी है, इक्लॉन फॉर्म में आप आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है, ए की जो मैट्रिक्स है वो आ चुकी है 1 -1 -1 0 2 1 0 0 5, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रो है वो कितनी है, 1 2 3, मतलब कि नॉन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ ए तो एक्चुअली कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली ये दोस्तों कौन सी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें भी कितनी है, 1 2 3। तो यानी कि जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ये दोनों के दोनों क्या हो गई, बराबर आ गई, ठीक हो गया। अब यहां पर दोस्तों जो अननोन वेरिएबल है वो दोस्तों कितने हैं, वो है 3, एन की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। तो जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और जो अननोन वेरिएबल है वो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि सिस्टम में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कि सिस्टम में आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, एक सेकेंड, सिस्टम में सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो कैसा होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कि सिस्टम आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सिस्टम है कंसिस्टेंट, लेकिन आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहां से सॉल्यूशन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि भाई ए को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपको ए मिल गया, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या रहा था, XYZ रहा था, ठीक। तो अब आप दोबारा से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ये यहां पर अगर आप इसको मैं दोबारा से रीराइट कर दूं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x, देखिए x, ध्यान रखिए कि ये जो A मैट्रिक्स है, मैं इसको दोबारा से, मैंने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाले, अब दोबारा से मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने जब पहले, अगर आप देखें, एक सेकंड यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाता हूं, देखिए अब हमें उल्टी प्रोसेस करनी है। देखिए हमने क्या किया था, हमने A से
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी, है ना, हमने यहाँ से, मतलब हम यहाँ से यहाँ गए थे, देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ गए, इधर से इधर गए, ठीक है, ये मतलब कि हमने यहाँ से यहाँ बनाई, फिर यहाँ से हम यहाँ आए। अब हमें उल्टी प्रोसेस करनी है, अब हमें यहाँ से इधर वापस जाना है, तो क्या करेंगे, वही हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर, एक बार इसको ऊपर कर देता हूँ, अब हमें यही करना है, ठीक। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अब दोबारा से मैं इसको रीराइट कर दूंगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा भाई 0 गुणा x प्लस 2y प्लस जेड बराबर आ जाएगा -7, यहाँ पर है -7, ठीक है। और 0 0 अब सीधे लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब 0x 0y मतलब हो जाएगा 5z बराबर कितना हो जाएगा -12, ठीक हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए 5z बराबर 12 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा -12/5, यानी z की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब देखिए आप दूसरी इक्वेशन में इसको रख दीजिए, यानी कि 2y प्लस जेड बराबर है -7। अब आप z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 2y -12/5 बराबर हो जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2y बराबर हो जाएगा 7, मतलब कि 12/5 -7, तो 7 पंजे होता है 35, 12 माइनस 35/5, ठीक है। तो भाई 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो -23/5 2y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा -23/10। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर से आप रख देंगे x की वैल्यू, x माइनस y की वैल्यू है आपकी 23/10, ये देखिए, ठीक है, मतलब कि माइनस में z की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी -12/5, यानी कि +12/5 बराबर आपका कितना हो गया 3, ठीक। तो x प्लस यहाँ पर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको मैं काम करता हूँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 24/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 प्लस 23 यानी कि 4 3 7 2 2 4 यानी कि 47/10 हो जाएगा, बराबर हो गया 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 47/10, तो 10 तियां हो गया 30, 30 माइनस 47/10 यानी कि -17/10। तो ऐसे करके आप दोस्तों निकाल सकते हैं, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम दोस्तों यहां पर से जब हम इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से हम इक्वेशन को रीराइट करके x y z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इस लास्ट होगा इस सेशन का। आई होप कि आपको रैंक मेथड अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसका भी दोस्तों हमने क्या करना है, डिस्कस करना है क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से a बराबर कितना हो जाएगा 1 -3 -8 एंड 3 1 -4 2 5 एंड 6, ठीक है। ध्यान रखना में से अननोन वेरिएबल यहां पर कितने हैं, 3 है, ठीक है। एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल है, ठीक है। और इसके बाद जो b है, b की वैल्यू कितनी है, ये है -10 0 एंड 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, ये करेगा, ठीक। तो यहां पर से हो जाएगा भाई 1 -3 -8 और चलो पहले इसको लिख लेता हूं 3 1 -4 2 5 एंड 6, ठीक है। यहां पर ऐसे ऐसे करके बना देंगे -10 0 एंड 13, ठीक हो गया। सबसे पहले यहां पर 1 होता है, यहां पर 1 लाना होता है, तो ऑलरेडी 1 है, तो इसको और इसको 0 बना दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई R2 माइनस थ्राइस R1 एंड R3 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है। चलो क्या आएगा, आप आगे देखते हैं। ये हो जाएगा भाई 1 -3 -8 -10, ठीक है। चलिए ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, 3 तियां होता है 9, एक में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस का ऑफ कोर्स क्या हो जाना है, उसमें प्लस हो जाना, ठीक है। ऐसी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 8 तियां होता है 24, -24 है, ठीक है। -24 प्लस 4 करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कितना हो जाएगा, मतलब कि वो 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 10 तियां होता है 30, तो ये प्लस 30 हो जाना है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 दूनी होता है 6, तो ये 6 और 5 कितना हो जाता है 11 हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हो जाएगा भाई 8 दूनी होता है 16,
16 और यहाँ पर ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 10 दूनी हो जाता है 20 और ये 20 इसके संग क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे करिए, देखिए अब मैं काम करता हूं, देखिए यहाँ पर 10 20 30 दिख रहा है, यहाँ पर 11 12 33 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो ये वाली जो देखिए यहाँ पर 10 20 30 है और यहाँ पर है 11 22 33 है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, एक ऑपरेशन लगा सकता हूं मैं, देखिए ऑपरेशन क्या रहेगा, अगर मैं इसको दोस्तों 11/10 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 11/10 से, ठीक है। मतलब कि मुझे क्या करना है, R2 को 11/10 से मल्टीप्लाई करना है और R3 से माइनस कर देना, तो R3 माइनस R2 इंटू 11/10, ठीक है। ध्यान देना, देखना है इस ऑपरेशन को, 10 20 30 है यानी कि यहाँ पर 1 2 3 आएगा, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 11 11 12 11 22 23 है, तो अगर आप उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 22 23 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर भी दिख रहा है 1 2 3, तो साफ साफ सी बात है कि आप जो R2 है, R2 को आप क्या करो 11/10 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -3 -8 -10 0 10, ये इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जाएगा 0, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, अगर आप 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे 20 को अगर आप क्या करेंगे 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली बन जाएगा 22 और 22 में से 22 क्या कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर दोस्तों ये आ गई आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए के लिए आपको इतनी मैट्रिक्स देखनी है, इतनी मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो 1 2 दो मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं जिनके रोज नॉन जीरो हैं, मतलब 2 रोज हैं जो कि नॉन जीरो, तो ऑफ कोर्स इसकी रैंक कितनी होगी 2। और सिमिलरली आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में देखेंगे तो 1 और 2 ये भी क्या आपका 0, तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है दोस्तों वो भी क्या है 2 के बराबर है। तो ये केस तो आ गया कि भाई जो रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर है और ये है 2 के। लेकिन दोस्तों यहां पर आपके जो अननोन वेरिएबल है वो है 3, यानी कि जो है लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो ये केस में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस केस में दोस्तों क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये केस वाला है दोस्तों कि जहां पर क्या होंगे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, देखिए फिर से हम क्या करेंगे वही लास्ट टाइम की तरह इसको, इस इक्वेशन को क्या करेंगे रीराइट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर से क्या हो जाएगा भाई x माइनस 3y माइनस 8z बराबर हो जाएगा -10। यहां पर से देखिए x वाला पार्ट तो 0 है, तो ये हो जाएगा भाई 10y प्लस 20z बराबर हो गया 30, ठीक हो गया। और नीचे वाला तो 0 0, तो आप क्लियरली यहां पर से देख सकते हैं कि आप यहां से वैल्यू को नहीं निकाल सकते, तो आप कुछ ही मत करिए, आप एक पार्ट जैसे z को मैं क्या मान लेता हूं k मान लेता हूं, ठीक है। z को मैंने k पर फिक्स कर दिया, अगर z k है तो y की वैल्यू निकली जा सकती है, तो ये हो जाएगा भाई 20k बराबर हो जाएगा 30, ठीक, प्लस तो 10, यानी कि देखिए अगर आप 0 0 0 काट दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 2k बराबर 3, तो सॉरी यहां पर आएगा 2k k, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2k, ठीक हो गया। तो y बराबर हो गया 3 माइनस 2k। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा देखिए x माइनस y की वैल्यू कितनी है, y यहां पर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2k, और z की वैल्यू कितनी मान रखी है हमने k पर फिक्स कर रखी है, बराबर हो गया -10, ठीक। तो x माइनस 3 तिया होता है 9, 3 दूनी हो जाता है 6, 6k माइनस 8k बराबर हो जाएगा -10, तो x माइनस 9 माइनस 2k बराबर हो जाएगा -10, तो x बराबर हो जाएगा 2k और -1, ठीक हो गया। तो x की वैल्यू होगी 2k -1, y की वैल्यू होगी 3 माइनस 2k और z की वैल्यू होगी k। तो ये हो गया दोस्तों क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब k क्या होगी, k कोई भी वैल्यू ले सकता है, k बराबर जब हम 0 रखेंगे
तो k बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अब ऐसे k बराबर 1 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1, क्योंकि यार आप k बराबर 1 रखेंगे। ऐसी y की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 1, अगर आप k की जगह पे 1 रखते हैं तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 1 1 1। ऐसे दोस्तों आप k बराबर 2 रखेंगे तो ऐसे जितनी k की वैल्यू रखेंगे उतनी x y z की वैल्यू आती रहेंगी, जो कि उस सिस्टम को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया भाई, z को हमने k पर फिक्स कर दिया और यहां पर आप रखते चले जाएंगे वैल्यू को, तो आपकी क्या हो जाएगी, जितने भी जो सॉल्यूशन है वो आपके क्या है, आते चले जाएंगे। तो इस सिस्टम में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि यार आप यहां पर देख सकते हैं जब हमने इस इक्वेशन को रीराइट किया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो जब 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल होते हैं तो वहां वैसे भी वहां पर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जैसे कि आपके पास भाई x प्लस वाई बराबर 2 है, तो अगर आप सिर्फ आपके पास 2 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है तो आपके क्या होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल एक इक्वेशन। अगर आप ऐसी एक और इक्वेशन हो जाए तब जाके आपके दोस्तों चांसेस रहेंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन के चांसेस रहेंगे। नो सॉल्यूशन भी हो सकता है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के तब जाके चांसेस बनेंगे, एटलीस्ट तो इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, रैंक मेथड आपको निकालना समझ में आ गया होगा और क्रेमर रूल भी अच्छे से समझ में आ गया। क्रेमर रूल में इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया क्योंकि सिंपल है, उसको समझने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, रैंक मेथड को समझने में समय लगता है, इसलिए मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन बताया। अगर आपको क्रेमर रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश हम करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दें और इस सेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और मुख्य आरक्षी परीक्षा, मैंने पहले ही बोल दिया, मुख्य आरक्षी परीक्षा का भी हाल में ही यूके ट्रिपल के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है और यूके ट्रिपल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल दोस्तों ये वही सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बिल्कुल वही सारा का सारा मैटर हम वही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप मुख्य आरक्षी परीक्षा, क्योंकि 272 पद हैं, बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली बहुत सारी पोस्ट है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके आगे बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे इसमें। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, डाली भी थी, इस चैनल पे भी डाली थी हमने और अपने मुख्य चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस वहां पर भी डाली थी। तो आप हमारे साथ इसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर करें तो भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेगी आगामी सभी एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड केली हैमिल्टन थ्योरम। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म कर दे, फिर मैट्रिक्स आपकी खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट और फिर हम क्या करेंगे, इसके बेहतरीन एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि अगली 2-3 वीडियोस में हम मैट्रिक्स पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे, जितने क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।